बिल्कुल ही बिगनर कोई है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में बेसिक फाउंडेशन है कि कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीप में पूछ लेते हैं जो कि मैगजीन उतना कवर नहीं कर पाती। अगर मैगजीन सारा कवर करने लगें तो वो 100 या 150 पेज में दे ही नहीं पाएंगी। तो सी सेट का पेपर है अब थोड़ा कठिन आने लगा है। हम वीडियोस भी देखते हैं या हमारे और भी दोस्त हैं तो उसमें एक दो लोग फेल हो गए इस बार। मुझे जो लगता है, जो मैंने फेस किया है, कि एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका वो 1 साल जो है 3 साल में खिंच सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं अंकित सर हैं, जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट है, आप लोगों ने देखा ही, बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए और आगे भी वीडियो ला रहे हैं। तो उनका जो इस पोस्ट पर चयन हुआ वहाँ पर इनकी दूसरी रैंक थी। तो सर से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि नए हैं और जो पुराने भी हैं, प्रीलिम्स में उनको दिक्कत आ रही है। तो सर से प्रीलिम्स के बारे में स्पेशली आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो इसके भी विषय में हम जानेंगे। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सर सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं और हमारी भी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो आपका इस पोस्ट पे चयन हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यहाँ मतलब इस पोस्ट पे क्या क्या चीज़ें मतलब आगे जाकर आपको करनी पड़ेंगी? मेरा जो सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट पे हुआ है। सेकंड रैंक उस पर मैंने सिक्योर की है। तो बेसिकली इसमें जो वर्क है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जैसे ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी या नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, तो इस तरीके जब डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो हॉर्टिकल्चर का काम है, जैसे गार्डन्स हो गए, पार्क्स हो गए, या फिर बड़े ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या फिर जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो उससे संबंधित जो अप्रूवल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनको सैंक्शन करना, तो इस पद से संबंधित ये काम है। बाकी इसमें इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आती है, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर की पोस्ट आती है, जो कि एक पूरे स्टेट का एक ही होता है। आपके इस जर्नी की शुरुआत कब हुई कि यानी कि आपने यूपी पीसीएस या फिर अगर यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा सिविल सर्विसेज की तरफ, मतलब आपका कब रुझान है कि हमें अब इस तरफ चलना चाहिए, इसकी अब तैयारी करना चाहिए? एक्चुअल में 2015 में मेरे पापा जी का देहांत हो गया। उसके बाद मुझे 1-2 साल जो है खेती करनी पड़ी और घर देखने के लिए। फिर उसके बाद जो है मेरी जर्नी, मैंने 16 में सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। फिर उस जर्नी में मेरे मौसा जी ने मेरी काफ़ी हेल्प की और फिर मैंने जो अपना तैयारी 2017 में स्टार्ट की। मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी स्टार्ट की। शुरुआत में थोड़ा सा बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि मीडियम चेंज करने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ओवरकम हो गई। फिर जब मैंने अपना स्टार्ट जर्नी किया, तो फिर 2018 में मैंने पहली बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाला और 2018 में मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फाइनली 21 में मेरा हुआ है। तो इसके बाद मतलब इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। जी सर। सर आपका मीडियम जैसे कि आपने बताया इंग्लिश है, तो आपका मतलब क्या लगा कि जैसे कि हिंदी आपका पहले मीडियम था, आपने बोर्ड यूपी बोर्ड से पढ़ाई की, तो आपको हिंदी मीडियम में कहाँ पर दिक्कत आ रही जिसकी वजह से आपने मीडियम चेंज किया? एक्चुअल में जब मीडियम की बात थी तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक परसेप्शन बना हुआ है यूपीएससी में कि हिंदी मीडियम में चयन कम होता है। तो वो मैंने एनालाइज़ किया कि वो कुछ ना कुछ बायसनेस है हिंदी और इंग्लिश में। तो उसी बायसनेस को देखते हुए और बाकी उस टाइम पे सिलेबस और मटेरियल कंटेंट और सोर्सेज इंग्लिश मीडियम में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि मीडियम इंग्लिश रखूँगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी तैयारी करने में और अपने नोट्स प्रिपेयर करने में। तो जैसे कि पहले तो दिक्कतें होती थी, मान लीजिए आपको नोट्स नहीं मिल रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत थी, तो आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, मान लीजिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उनको मतलब अपना मीडियम चेंज करना चाहिए या फिर हिंदी मीडियम से में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं? अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मीडियम चेंज करने की बहुत विशेष आवश्यकता है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो उसमें काफ़ी कंटेंट है हिंदी मीडियम में, और ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही कंटेंट है अभी पीसीएस में। और करंट अफेयर भी और घटना चक्र जो भी हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं वो सब हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और कई सारे जो टॉप अगर हम देखें एसडीएम जो बने हैं या फिर डिप्टी एसपी बने हैं, हिंदी मीडियम भी काफ़ी लोगों का है, तो इसमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है बदलने की। अगर यूपीएससी में बात करें तो वहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बायसनेस इंग्लिश मीडियम की है। तो
सर जैसे कि आपने बताया कि आपने मीडियम वगैरह भी चेंज किया था, तो आपने कहीं पर इसके लिए कहीं कोचिंग वगैरह की थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की? एक्चुअल मैंने DIS में कोचिंग की थी, तो पहले तो मैंने मीडियम हिंदी ही रखा था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने मीडियम अपना चेंज कर लिया था। लेकिन ये है कि एक बार मीडियम चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से फिर आदमी अपनी मेहनत करता है। लेकिन मैंने मीडियम चेंज किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे टाइम लगा उस चीज़ में, इंग्लिश मीडियम में पूरे तरीके समझने में, उसे लिखने में, तो अपने नोट्स बनाने में तो थोड़ा सा समय मुझे लगा था उस टाइम। मेन वीडियो का फोकस यही है कि बहुत सारे छात्र जब प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर आती है सब लोग को। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट करा है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली अगर बिल्कुल ही बिगनर कोई है तो सबसे पहले आप NCERTs पढ़ेंगे, क्योंकि NCERTs में बेसिक फाउंडेशन है। आप कोई भी चीज़ समझ तभी पाएंगे जब आप कुछ बेसिक आइडिया हो। तो NCERTs आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। उसके अलावा कई सारे, अगर आप प्रीलिम्स का अगर देखें तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही रहते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। और फिर उसके बाद जब NCERT फाउंडेशन आप बना लेते हैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और स्पेक्ट्रम है, वो मैंने स्पेक्ट्रम ही फॉलो की थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और मेडिवल में सतीश चंद्रा है, रमेश RS शर्मा है एंशियंट के लिए। और कुछ अगर लास्ट में, जैसे PCS का नेचर होता है थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का, तो उस फैक्चुअल क्वेश्चन को देखते हुए मैंने दो अप्रोच फॉलो की थी। एक तो लूसेंट की बुक आती है, तो उससे बेसिक साइंस वहाँ से मैंने पढ़ी, और कुछ जो फैक्ट्स है जैसे एंशियंट के, मेडिवल के और ज्योग्राफी के, तो मैंने वहाँ से कवर किया था। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, आपका बेसिक अगर कंप्लीट होता है तो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें रहते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो क्वेश्चंस लगाइए अच्छे से, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और उसी में से ज़्यादातर UP PCS की टेंडेंसी है कि क्वेश्चन रिपीट करना, मतलब वो इस डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वो ऑप्शंस को चेंज कर देगा या फिर उसी ऑप्शंस में से नया क्वेश्चन बना देगा। लेकिन अगर आपने सारे घटना चक्र अच्छे से लगाए हैं, स्पेशली जनरल साइंस का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, और ये अगर तीन चार घटना चक्र आप लगाए हैं तो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं होने के। और सर जैसे कि प्रीलिम्स में मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें 4 आंसर दिए रहते हैं, तो जो स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है, तो यदि प्रीवियस ईयर आप सजेस्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन कोई पढ़ रहा है तो उसको मतलब किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर ये है, तो चारों जो आंसर दिए रहते हैं उसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए ताकि अच्छे से कवर कर पाएँ? बेसिकली नेचर जो है PCS में बहुत फैक्चुअल होता है। जैसे UPSC में ये चीज़ लागू होती है कि ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर पाएँ, और ऑप्शन से आप कुछ ऐसे कर पाएँ कि आप क्वेश्चन समझ पाएँ। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन PCS में फैक्चुअल होते हैं, तो मैं तो ये करता था कि जो फैक्चुअल चीज़ है, जैसे मुझे जो याद नहीं रह रही, वो ऑप्शंस में ऐसे था कि उसको अपने अलग लिख लिया या हाईलाइट कर लिया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आप आप देख पाएँ कि दो स्टेटमेंट हैं, अगर दोनों को ज़्यादातर UP PCS में ऐसा होता है कि उस स्टेटमेंट को आप पढ़ के एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इसमें से क्या चीज़ सही हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दिक्कत ये है कि इंटेलिजेंट गैस लगाना काफ़ी कठिन है UP PCS में। UPSC में आप इंटेलिजेंट गैस कर सकते हैं, लेकिन PCS में फैक्चुअल पेपर रहता है ज़्यादातर, तो आपको फैक्ट रटने ही हैं। और वो फैक्ट रटने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फैक्ट रटें या फिर क्वेश्चन के थ्रू आप याद करें। तो मुझे ना क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा चीज़ें याद रहती थी, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करता था तो एक आध गलत हो जाता, तो वो हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की है, अपने घटना चक्र कंप्लीट किए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए तो याद रहे। और अगर जिसको सीधे फैक्ट पढ़ना है तो लूसेंट और उससे पढ़ सकते हैं, और बाकी और भी सोर्सेस हैं, तो उससे फैक्चुअल चीज़ कवर की जा सकती है। तो सर जैसे कि यही फर्स्ट पेपर जो होता है GS का प्रीलिम्स में, तो इसमें एक करंट अफेयर का पोर्शन होता है, शायद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन जहाँ तक आते हैं। तो मतलब करंट अफेयर के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और इसकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करनी चाहिए? बेसिकली आप करंट अफेयर के लिए तो देखिए, अगर वैसे बात करें होलिस्टिक, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ये चीज़ है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। लेकिन अगर मैगजीन्स की बात करें तो लास्ट में आई दृष्टि एक मैगजीन आती है घटना चक्र की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, लेकिन बहुत लास्ट में आती है। उस तक पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी इतनी बड़ी बल्कि मैगजीन होती है, तो 15-20 दिन में
कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप जो है यूट्यूब चैनल्स हैं कई सारे, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर। और उसके अलावा जो है इंग्लिश मीडियम वालों के एडुटेरिया एक मैगजीन आती है, काफ़ी अच्छी आती है, वो भी उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप डेली करंट अफेयर जो डेली यूट्यूब कोई चैनल हो उसको फॉलो कीजिए, और या फिर मंथली वाला फॉलो कीजिए जिसे आप नोट डाउन कर सकें अपने नोट में। तो आपने कौन सा चैनल वगैरह फॉलो किया था? मैंने ISPCS फैक्ट्री को फॉलो किया था, जो मतलब मंथली करंट अफेयर देते हैं ये लोग, और इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं, हिंदी मीडियम में भी देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और बाकी मैंने आई दृष्टि को फॉलो किया था, और एडुटेरिया को पहले फॉलो किया, लेकिन आई दृष्टि पहले आ जाती है तो मैंने उसको ही फॉलो किया था इस बार। तो जो यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए यूपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, तो आपने उसको कहाँ से कवर किया था? सर यूपी के लिए घटना चक्र की यूपी स्पेशल एक बुक आती है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। और जैसे कुछ यूट्यूब चैनल हैं यूपी स्पेसिफिक जो वीडियोस डाल रखी हैं, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। जैसे आलोक सर की वीडियो थी, तो मैंने यूपी स्पेशल वहाँ से कुछ कुछ कवर किया था, बाकी घटना चक्र से मोस्टली कवर हो गया था। और यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर में यूपी स्पेशल में जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले भी यूपी स्पेशल डालते हैं, बाकी स्टडी IQ वाले कुछ कुछ करंट बेस्ड डालते हैं यूपी स्पेशल में, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। और भी जो बेस्ट सोर्स हैं वो वहाँ से अवेलेबल रहती है यूट्यूब पे, उससे कवर कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो GS का फर्स्ट पेपर होता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरनेट से सर्च करके जो है करना पड़ता हो? अब बेसिकली जो यूपी का जो करंट अफेयर है थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें आपको एक तरीके से जैसे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर उनका बहुत फोकस रहता है, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस रहता है, तो कभी कभी करंट अफेयर ये चीज़ मिस कर देते हैं। तो कोई भी जैसे बड़ा इवेंट हो रहा है ना, तो उसकी थोड़ा डिटेलिंग आप खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैगजीन्स में कभी कभी नहीं कवर रहते हैं। और दूसरी चीज़, जो यूपी में स्पेसिफिक कोई पॉलिसीज़ हो रही हैं, तो आप उस पॉलिसीज़ को थोड़ा सा जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीप में पूछ लेते हैं, जो कि मैगजीन उतना कवर नहीं कर पाती। अगर मैगजीन सारा कवर करने लगें तो वो 100 या 150 पेज में दे ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम ये समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जी सर। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है CSET का, तो काफ़ी सारे बच्चे, उनका तो फर्स्ट पेपर तैयार होता है GS वाला पोर्शन, और उसके बाद जो दूसरा पेपर CSET, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपने कौन सी अप्रोच फॉलो की थी? बेसिकली जो CSET का पेपर है अब थोड़ा कठिन आने लगा है। हम वीडियोस भी देखते हैं, या हमारे और भी दोस्त हैं, तो उसमें 1-2 लोग फेल हो गए इस बार। ये काफ़ी शॉकिंग है। तो सबसे पहले आप जो है उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और मैथ रीजनिंग भी आती है, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मैथ रीजनिंग के कई सारे वीडियोस हैं, जैसे UPSC के जो मैथ रीजनिंग के हैं, या फिर बैंक वाले हो गए, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी कम्युनिकेशन का मैंने एक ये किया था कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन थे, उसके हर एक ऑप्शंस की डेफिनेशन और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट थे, उसको मैंने अच्छे से मतलब पढ़ लिया था गूगल करके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, जिससे क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके वो क्वालिफाई कंफर्टेबली क्वालिफाई हो जाएगा CSET। अदरवाइज़ अब CSET थोड़ा कठिन आ रहा है, तो उसको आप फोकस ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ पूरी GS की मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। जी सर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो जब तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि जितना कट ऑफ जा रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके आते हैं क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जितने क्वेश्चंस रहते हैं पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर मतलब उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ कर आनी चाहिए? सर मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैंने 3 राउंड में पेपर करता हूँ। पहले राउंड में मैं वही क्वेश्चन करता हूँ जो श्योर हूँ, मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा। अगर मैंने इस बार जो मैंने किया था, उसमें मैंने लगभग 100-110 के बीच में मैंने जो है पहले राउंड में कर लिए थे। वो मुझे पता था कि उसमें से मुश्किल से 5 या 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। फिर दूसरे राउंड में मैं वो स्ट्रेटजी करता हूँ, जैसे 50% आ रहा है, तो अगर 50% आ रहा है या 60% आ रहा है, तो उसमें से मैं रिस्क लेता हूँ कि हाँ, इसमें से मैं कितने, अगर मेरे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो सही हो सकते हैं, तो वो 50% वाले दूसरे राउंड में कर लेता हूँ।
थर्ड राउंड में मैं उनको ही देखता हूँ जो मुझे लगता है कि कहीं सुने हैं या कुछ आइडिया है। अदरवाइज़ जो सुने नहीं है, आइडिया नहीं है, उनको मैं नहीं छूता हूँ। और अगर बात करें सेफ़ क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपके फर्स्ट राउंड में अगर आपके 110 तक हो जाते हैं तो आप 140 तक जा सकते हैं। और अदरवाइज़ आप अगर 100 ही कर पा रहे हैं तो इसका आप ये रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर। सर आपका जो ऑप्शनल रहा है वो आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर रहा है, तो एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत सारे लोग का नहीं होता है, हो सकता है बहुत सारे कमी लोग हों जो एग्रीकल्चर से जो है अपना ऑप्शनल रखते हो, तो आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या बुक्स वगैरह फॉलो की थी ऑप्शनल के लिए? देखिए, एग्रीकल्चर में ये तो बात सही है कि नोट्स और ये सब सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने बेसिक बुक्स ही फॉलो किए थे। वो आप इंटरनेट पे सर्च करके वो मिल जाएंगे। जैसे BD सिंह और फुंदन सिंह की जेनेटिक्स और ब्रीडिंग की बुक थी, और प्लांट पैथोलॉजी के मैंने TNU के नोट से बनाया था। और बाकी एक N कुमार की बुक है, उससे मैंने प्लांट हॉर्टिकल्चर का अपने नोट्स बनाए थे। बाकी PK सिंह की बुक थी, उससे प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए थे। और इसके अलावा SR रेड्डी की बुक थी एग्रोनॉमी की, और GL रे की एक्सटेंशन की बुक थी। और ऐसे ही सारी बुक्स थी। और TNU के नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। या IRI के कुछ नोट्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, तो वो भी आपके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस से आप टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड बुक्स में मिल रहा है तो वहाँ से पढ़िए, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट से पढ़िए या IRI के नोट से पढ़िए। तो वो चीज़ सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और उसके बाद मैंने ये किया था कि सारा 2-3 बार पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाए। वो नोट्स जब बनाए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, मैंने 10 साल का, कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी के हिसाब से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। और उतने ही छोटे बनाए जितने मैं वहाँ पे 200 या 300 वर्ड में लिख पाऊँ। तो ये मैंने चीज़ की। उसके अलावा मेरी ज़्यादा फोकस मेरे आंसर राइटिंग पे रहा, क्योंकि साइंटिफिक पूरा ऑप्शनल है तो उसमें फैक्चुअल गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो मैंने आंसर राइटिंग की, उसको याद किया, और डे टू डे ग्रुप में हमारे 2-3 लोग थे, उनको रिव्यू करते थे हम लोग, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली हमें। जी सर, लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन क्या सजेशन रहेगा, तो जो हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं, चाहे नए जो तैयारी में आना चाहते हैं या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग इनमें से कर भी रहे हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या फिर क्या सजेशन रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से करें? देखिए, तैयारी में सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए NCERT से, और फिर उसके अलावा आप अपने जो बेसिक बुक्स हैं आप उसे पढ़िए अच्छे से, और सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़िए। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, मतलब छोड़ने वाला या कम बुक्स आप रखिए बुक लिस्ट अपनी, और उसके आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर बना पाएँ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर हाईलाइट कर पाएँ तो हाईलाइट कर लीजिए। आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है, जो मैंने फेस किया है, कि एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका वो 1 साल जो है 3 साल में खिंच सकता है। या आप हो सकता है पहले अटैम्प्ट में अच्छे से अगर गाइडेंस हो जाता तो पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते, लेकिन अगर बगैर अच्छे गाइडेंस के वो 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्टेड अपना स्टडी मटेरियल रखिए, और लेकिन अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत सारी बातें हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं उनको बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को तो बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिली होगी। फिल्म्स के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की, तो आई होप आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल्म्स से रिगार्डिंग मिली होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।